गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अभी ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। मैं पहला आरोप जो मीडिया के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के बारे में, वह है कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। और 60 के दशक में, 1960 के दशक में KGB, जो रशिया की एजेंसी है, KGB के एजेंसीज के एजेंट भी चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के ऑफिस में मौजूद थे। तो चाहे वो M.O. मथाई हो, चाहे KGB के एजेंट्स हो, CIA और KGB का दबदबा चचा नेहरू के ऑफिस पे था। और in the 60s and 70s it used to be said, in fact it used to be said about Nehru's regime that any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। दूसरा विषय है क्षेत्रीय समर्पण का। ये जो चाचा कॉम्प्रोमाइज थे, चचा कॉम्प्रोमाइज ने भारत के नक्शे के ऊपर जब मन किया, मानो अपने स्केच पेन से ही उन्होंने आंक दिया कि ये पोर्शन पाकिस्तान को दे देंगे, ये पोर्शन चीन को दे देंगे। He used the sketch pen to in fact cut off parts of India, dismember India and hand it over to foreign dispensations like Pakistan and China. तिब्बत और अक्सई चीन की कहानी तो आप जानते ही हैं। 1954 में पंचशील समझौता होता है और पंचशील समझौते के जरिए नेहरू ने तिब्बत को चीन को गिफ्ट में दिया। आप सोच के देखिए, पंचशील के समझौते में चाचा नेहरू ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने इस प्रकार काम किया देश के अहित में कि उन्होंने तिब्बत को चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और 1951 से चीन अक्षय चीन में, इसको आज हम अक्षय चीन कहते हैं, वहां सड़क बना रही थी। यह नेहरू जी को भी मालूम था कि वहां सड़क बन रहा है। और जो उस समय के तत्कालीन IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे BN मुलिक ने बड़े स्पष्टता के साथ नेहरू जी और नेहरू के कैबिनेट को सचेतित किया था, उन्हें बताया था कि चीन अक्षय चीन में रास्ता बना रही है और इसका कहीं न कहीं संज्ञान में भारतवर्ष को इसको लेना चाहिए।
मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1951 में यह सब कुछ बताया गया, मगर 1959 तक नेहरू जी ने इस विषय को छुपा के रखा, और यहां तक छुपा के रखा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि ये सब बातें अफवाहें हैं, चाइना इज नॉट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट, चाइना ये नहीं कर रही है। चाइना को बचाने की जो कोशिश थी वह नेहरू जी कर रहे थे। 1962 आप जानते ही हैं उस समय कितना बड़ा रणनीतिक फेल्योर हुआ था। 1962 में बिना सैन्य परामर्श के, बिना किसी रसद के और फॉरवर्ड पॉलिसी को मानते हुए जिस प्रकार से हमारे आर्मी को बिना यूनिफॉर्म, बिना जूते, कैनवस शूज पहना करके बॉर्डर में धकेला गया, और वह भी बड़े आश्चर्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये जो आत्मघाती निर्णय था उसको हेड नेहरू जी के ही रिश्तेदार कर रहे थे। जो हायरार्कियल लाइन होती है आर्मी की, उसको तोड़ करके, जिस प्रकार से चेन ऑफ कमांड को दरकिनार करके अनुभवी योद्धाओं को छोड़ करके जनरल बी.एम. कौल को कमान सौंपा गया, जो उनके खुद के रिश्तेदार थे। और उसके बाद 1962 में क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यह भी हम जानते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति के कारण। बेरूबारी और पाकिस्तान, बंगाल का जो क्षेत्र जिसको बेरूबारी कहते हैं, नेहरू ने पश्चिम बंगाल के सरकार को बिना इन्फॉर्म किए, उनके साथ कोई भी कैबिनेट में कंसल्टेशन नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल के सरकार को अंधेरे में रखते हुए बेरूबारी का हिस्से को पाकिस्तान को एक तरह से नेहरू नून समझौता जिसे कहते हैं, नेहरू नून समझौते में बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आप नहीं कर सकते हैं, आप कंसल्ट करिए पहले स्टेट के साथ, और इस प्रकार देश के हिस्से को आप चीन के हाथों सौंप नहीं सकते हैं। मगर डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, 9th संशोधन, जो 9वां संशोधन था, अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके मार्ग से नेहरू ने बेरूबारी को पाकिस्तान को देने का काम किया। सोचिए, देश को खंडित करने का काम और एक एक हिस्से को पाकिस्तान और चीन को देने का काम नेहरू ने किया। सवर्ण सिंह और भुट्टो वार्ता कॉम्प्रोमाइज, यह भी आप जानते हैं। 1962 62 और 64 के बीच सवर्ण सिंह और भुट्टो की वार्ता होती है, जिस वार्ता के माध्यम से नेहरू ने पूंछ, उरी और गुरेज जैसी रणनैतिक घाटियां, ये रणनैतिक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पूंछ, उरी और गुरेज की घाटियों को पाकिस्तान को सौंपने के लिए वो तैयार हो गए। आप सोचिए, ये थे नेहरू और नेहरू के कॉम्प्रोमाइजेस। ग्वादर पोर्ट 1958 में ओमान के जो सुल्तान थे, उन्होंने ग्वादर पोर्ट को भारत को देने का पेशकश किया। ओमान के सुल्तान ने कहा अगर भारत चाहे तो ग्वादर पोर्ट हम भारत को देना चाहते हैं। नेहरू ने उसे ठुकरा दिया कि हम ग्वादर पोर्ट नहीं लेंगे। आज आप चिंता करिए, ग्वादर पोर्ट कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनी हुई है चीन और पाकिस्तान के लिए। नेहरू जी का वो कॉम्प्रोमाइज था, भुगत भारत आज रहा है। अ कॉम्प्रोमाइज बाय नेहरू इन 1958 causes pain for India even today. मुझे सवाल नहीं, मतलब एक सवाल है जिसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारत की जमीन, उसको विदेश के साथ जो गिफ्ट में देने की ये जो बातें करते थे नेहरू, ये आखिर क्यों करते थे, किस प्रेशर में करते थे और ऐसे क्यों किया गया? क्या इसके पीछे उन्हें कुछ बड़ा गिफ्ट मिलता था? क्या चीन और पाकिस्तान ने नेहरू को रिश्वत दी थी? वॉज नेहरू ब्राइब्ड बाय चीन एंड पाकिस्तान, बाय चाइना एंड पाकिस्तान? एंड दैट वॉज द रीजन एज टू वाई नेहरू गिफ्टेड लैंड्स ऑफ इंडिया टू बोथ दीज नेशंस इज समथिंग दैट वी शुड बी आस्किंग द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरसक प्रयास है कि उसमें
हम स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कैसे बने। एक समय था 1950 में अमेरिका ने और 1955 में 50 में अमेरिका ने और 55 में सोवियत संघ ने यूएसएसआर ने यह प्रपोज किया था कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मगर नेहरू जी ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि इससे चीन नाराज हो जाएगा एंड वी शुड डिक्लाइन द ऑफर ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। नेहरू जी ने अमेरिका और रूस के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि उनका प्यारा मित्र चाइना, जहां ये मां बेटे भी गए थे अभी एमओयू साइन करने, वो नाराज हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई बिलीव नेहरू शुड नॉट बी कॉल्ड एज चचा नेहरू, बट ही शुड बी कॉल्ड एज चचा कॉम्प्रोमाइज्ड। थोड़े दिन बोल बोल के उनका नाम चचा कॉम्प्रोमाइज ही कर देंगे हम, देखिएगा। वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे, ये कोई चचा नहीं थे, ये कॉम्प्रोमाइज थे। और 27 सितंबर 1955 में नेहरू ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह सफेद झूठ बोला कि हमें अमेरिका और रशिया ने परमानेंट सीट के लिए ऑफर नहीं किया है, जबकि अब दस्तावेज सामने आ रहा है कि ऑफर किया था। आप याद करिए पीओके का विषय, पीओके के विषय को इंटरनेशनलाइज करने के लिए पूरे विषय को वो यूएन लेकर गए। और आज बताइए, मैं अजीत डोभाल जी का वो इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अजीत डोभाल जी ने एक प्रश्न पूछा है, जब 535 प्रिंसली स्टेट इंडिया में मिल सकते हैं और एक संघ बन सकता है, एक राष्ट्र बन सकता है, तो कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, आराम से मिल सकता था और आराम से भारतवर्ष एक होकर खड़ा होता। मगर जो बंजारे ने हमला किया, बंजारों के हमले के विषय को लेकर आप यूएन गए, आपने पूरे विषय को इंटरनेशनलाइज किया, जिसका नतीजा है कि पीओके आज पीओके बना हुआ है। वो हिंदुस्तान का होते हुए भी आप उसे पीओके कह रहे हैं। दिस वॉज द फॉल आउट ऑफ द लव फॉर पाकिस्तान ऑफ चचा कॉम्प्रोमाइज। और जहां तक कॉम्प्रोमाइज का सवाल है, मेरे पास तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि ये फहरिस्त कभी खत्म नहीं होगी। मुझे वो दिन भी याद है जब संसद में एयर इंडिया की तरफ से आपत्ति जताया गया था, जब एयर इंडिया की तरफ से आपत्ति जताया गया था कि हमारे कैरियर को इस्तेमाल किया जाता है ये कह के कि इंडिया इज अ स्नेक चार्मर्स कंट्री, ये सपेरों का देश है, सपेरों का देश देखने आइए। तो नेहरू जी ने सदन में कहा था, ये अच्छी बात है, विदेशी इसी से आकर्षित होते हैं कि भारत सपेरों का देश है, इसलिए हमें इस लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए, हम सपेरों के ही देश है। इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज था, क्योंकि नेहरू सोचते थे कि वही आखिरी अंग्रेज हैं जो भारत की सत्ता पे काबिज है। नेहरू ने कभी अपने आप को भारतीय नहीं सोचा। ही ऑलवेज थॉट, ही ऑलवेज एक्टेड एज इफ ही वॉज अ ब्रिटिशर। उन्होंने कभी अपने आप को, मुझे लगता नहीं कभी अपने आप को भारत के हिसाब से देखा है। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक अंग्रेज के हिसाब से ही देखा है। और आज तक भी जो कॉम्प्रोमाइज चल रही है गांधी परिवार की, वो उसी नजरिए से चल रही है। मैं 31 सेकंड में 7 सवाल जो पूछे थे उसे दोहरा देता हूं। पहला सवाल, पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र क्यों दिया? वाई वॉज नेहरू कॉम्प्रोमाइज देन? दूसरा सवाल, आईबी की अक्सई चीन की चीनी गतिविधियों की चेतावनी को नेहरू ने संसद में अफवाह क्यों बताया? वाई वॉज नेहरू कॉम्प्रोमाइज देन? वॉज ही ब्राइब्ड बाई द नेबरिंग कंट्रीज? तीसरा सवाल, बिना सहमति के कश्मीर में जनमत संग्रह की बातें क्यों पंडित नेहरू ने की? वॉज नेहरू ब्राइब्ड? वॉज ही कॉम्प्रोमाइज्ड? चौथा सवाल, बंगाल में बेरुबारी संघ के आधे हिस्से को पाकिस्तान को क्यों गिफ्ट में नेहरू ने दिया? वॉज नेहरू ब्राइब्ड एंड दैट्स व्हाई नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड? पांचवा सवाल, स्वर्ण सिंह भुट्टो वार्ता में भारत पूंछ, उरी और गुरेज को पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्यों तैयार हो गए नेहरू? वॉज नेहरू ब्राइब्ड? दैट्स व्हाई कॉम्प्रोमाइज्ड? छठा सवाल, पंजाब में सरजा, मजरा,
रख हरदीप सिंह पठान के गांव को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय क्यों किया? Was Nehru bribed by Pakistan and that is why compromised? And lastly, कच्छ के रण में 300 वर्ग मील जमीन किसके दबाव में खोया पंडित नेहरू ने? Was Nehru bribed? So compromised. I believe नेहरू जी की ये जो कॉम्प्रोमाइज की स्टोरी है ये आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और ये राहुल गांधी जो कॉम्प्रोमाइज करके चिल्लाते रहते हैं, अब राहुल जी तैयार हो जाइए, पूरी सीरीज